भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। देहरादून में होलियारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की भेंट। सीएम धामी को होली की दी शुभकामनाएं। कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी और किया गायन प्रस्तुत। आगामी बजट को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का बयान। कहा, जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया बजट। देहरादून में अग्निवीर योजना पर राजनीतिक बहस। हरक सिंह रावत ने योजना को बताया खतरा। योजना को समाप्त करने की मांग। टिहरी में 6 से 9 मार्च लगेगा लेक फेस्टिवल 2026। साहसिक खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम, पुरस्कार और देवप्रयाग दर्शन भी शामिल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमला ब्रिंग की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार बेटियों के जन्म से लेकर शिक्षा और रोजगार तक उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नंदा गौरा योजना के तहत 33,000 से अधिक बालिकाओं खातों में डीबीटी के माध्यम से 1 अरब 45 करोड़ 93 लाख रुपए की धनराशि हस्तांतरित की है। वहीं आपको बता दें कि योजना के तहत जन्म पर 11,000 और 12वीं पास करने पर 51,000 रुपए की सहायता दी जाती है। अब तक लाखों बेटियां इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% आरक्षण भी दिया जा रहा है। मेरा नाम ऋषिका जोशी है। मैं उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर रही हूँ और सर नंदा गौरा योजना की वजह से ही मैं आज फॉरेंसिक साइंस कर पा रही हूँ, क्योंकि इसकी फीस मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इस योजना के माध्यम से जो धनराशि मुझे प्राप्त हुई है उसी की वजह से आज मैं ये कोर्स कर पा रही हूँ और आगे चल के आत्मनिर्भर बन सकती हूँ। 51,000 रुपये मुझे मिली है। मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और जब धनराशि मुझे मिली है तो सर अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट कर पा रही हूँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई है सर। मेरा नाम रूही अंसारी है। मैं डीएवी कॉलेज की छात्रा हूँ। मैं वहाँ से बीएससी कर रही हूँ। मुझे इस योजना से काफ़ी लाभ मिला है, जिससे मैं अपनी आगे की शिक्षा पूरी कर पा रही हूँ। मेरे पेरेंट्स की इतनी एफर्ट नहीं कर पा रहे थे कि जिससे वो मेरी फ़ीस पे कर सकें। इस योजना से मैं अपनी आगे की शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ। इससे मुझे 51,000 रुपये मिले हैं और मैं अपनी शिक्षा कंप्लीट कर पा रही हूँ उसके द्वारा। हल्द्वानी में सड़कों पर खुदे गड्ढों की वजह से 2 लोगों की मौत के बाद शहर में चल रहे विकास कार्यों पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लोगों के बढ़ते आक्रोश के बीच शासन से अपर कार्यक्रम निदेशक विनय मिश्रा हल्द्वानी पहुंचे हैं और एडीबी सहायतित परियोजनाओं को स्थलीय निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि अब किसी भी नई जगह पर खुदाई नहीं की जाएगी। पहले जो काम अधूरा है उसे प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की खुदाई शुरू होगी। साथ ही उन्होंने सभी निर्माण स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में कोई हादसा ना हो। और दूसरी ओर राज्य आंदोलनकारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता ललित जोशी ने विनय मिश्रा को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि शहर के लोग लगातार गड्ढों से परेशान हैं और बिना एक परियोजना पूरी किए दूसरी शुरू कर दी जाती है, जिससे पूरा शहर खुदा हुआ पड़ा हुआ है। देखिए, आप सब लोग भी मीटिंग में मौजूद थे। यूएसडी के डायरेक्टर साहब भी आए थे, कुलदीप जी भी वहां थे, मैडम भी वहां पर थी। वहां पर एक लंबी मीटिंग हुई, इसमें आज ये बात हुई है। हमने उनको एक सुझाव दिए। हमने कहा सबसे पहले तो कार्य का निर्धारण हो कि कौन सा कार्य पहले होगा और पहले वहां पर एक एडवर्टीजमेंट कर दिया जाए जिससे कि लोग मानसिक रूप से तैयार हो सकें। ये नहीं कि एक गली खोदी, दूसरी गली खोदी, तीसरी गली खोदी, सब गली आधी कर दी और फिर पूरा हल्द्वानी उधड़ करके फेंक दिया। इस पर उन्होंने आज डायरेक्टर साहब ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा ही नहीं, अब हम इसको 5 से 10 गली, आप लोग उपस्थित है, आप लोगों के सामने ही कहा है कि 5 से 10 गलियों को हम लेंगे और पहले उनका काम करेंगे पूरा, उसके बाद हम अगली गलियों में जाएंगे। तो ये एक अच्छा प्रोसेस है, क्योंकि 2 दुखद मौतें भी हो चुकी हैं। सबको पता है पूरा हल्द्वानी का जो हाल है, आप देखते आ रहे हैं। इसका यही एक निर्णय है। आज जो बात हो रही है कि
जो है कुछ लोग अभी मिलने आए हैं, प्रतिनिधिगण, उसमें से एक बात मुख्य रूप से आई है, जो असुविधा और जो कहीं कहीं थोड़े एक्सीडेंटल जोन बने हुए हैं, हमें उस पर ध्यान देने की बात है। और हमने आज उसमें एक निर्णय लिया है, निर्देश जारी कर दिए हैं कि होली तक वो जो काम गैप मिसिंग लिंक है उनको पूर्ण कर लिया जाए, और अगले 2 माह में कम से कम जो नए काम है हम उनको ना करके हम कमीशनिंग पे ध्यान दें, और जो सड़कें खुदी हुई हैं उनको हम पहले पूर्ण करें। हल्द्वानी के काठगोदाम क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पूरे मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार भी बरामद की है, जिसमें सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। सीओ हल्द्वानी अमित कुमार सैनी ने बताया है कि मामला 24 फरवरी की देर शाम का है, जहां काठगोदाम कोतवाली क्षेत्र रहने वाले किशोरी सामान लेने दुकान पर गई थी। इस दौरान पास के रहने वाले 2 युवकों ने किशोरी को बहला फुसलाकर कार में बैठा लिया और हैडा खान रोड ले गए, जहां जंगल किनारे दोनों ने कार में किशोरी के साथ बारी बारी से जो है दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोनों युवकों ने किशोरी को उसके घर पर छोड़ दिया। पुलिस ने पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। काठगोदाम क्षेत्र में एक सूचना मिली थी, जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ 2 लड़के मोहित और प्रदीप, जो उनके पड़ोस में किराए पे रहते थे, टैक्सी चलाते थे, लड़की को बहला फुसला के और नशे का सेवन करा के उसके साथ गैंगरेप का मामला प्रकाश में आया था। उसमें तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उत्तराखंड में आगामी 4 धाम यात्रा के लिए हेली सेवा का टेंडर अंतिम चरण में है, जो कि 5 मार्च के आसपास खुलने की संभावना है। बता दें कि इस प्रक्रिया को डीजीसीए के सुरक्षा मानकों के तहत पूरा किया जा रहा है, ताकि उड़ान संचालन अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित हो सके। यात्रा के दौरान केदारनाथ और बद्रीनाथ में 2 नए एटीसीएस स्थापित किए जाएंगे। साथ ही लाइव ट्रैकिंग डिवाइस, कॉमन ग्राउंड हैंडलिंग व्यवस्था और मौसम की सटीक जानकारी के लिए उपकरणों की स्थापना भी जारी है। चारधाम यात्रा को लेके जो हमारे टेंडर हैं, वो अब उसका कॉरिजेंडम जारी होने के बाद 5th को ओपन होने की पॉसिबिलिटी है। और साथ ही जो डीजीसीए द्वारा डायरेक्शंस दिए गए थे यात्रा के सेकंड फेज में, उनको कंप्लाई किया गया था। पीटीजेड कैमरा लगे थे या कंट्रोल रूम्स, और वो सारी चीज़ें हम लोगों ने उस टाइम में इस्टेब्लिश की थी। तो सिमिलर लाइन पे इस बार भी यात्रा में हम लोग सहस्त्रधारा, सिरसी और इसके साथ में केदारनाथ और बद्रीनाथ जी में भी एटीसी हमारे बनने हैं। तो उन सब के लिए हमारे प्रोसेस चल रहा है। साथ ही लाइव ट्रैकिंग को लेके भी उनके डायरेक्शंस आए हुए हैं। के रूट का जो पब्लिकेशन होना है, उसके लिए भी हम लोगों की प्रोसेस ऑनगोइंग है। तो इस तरीके से मल्टीपल एस्पेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। देहरादून में आगामी 4 धाम यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग उत्तराखंड ने तैयारियां तेज कर दी है। यात्रा मार्ग पर वाहनों की निगरानी के लिए कुल 7 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं, जहां दस्तावेजों और वाहनों की सघन जांच की जाएगी। ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को और डिजिटल और सरल बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें, श्रद्धालुओं को ऑनलाइन नेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी और ग्रीन कार्ड बनते ही डाउनलोड लिंक व्हाट्सएप और एसएमएस पर भेजा जाएगा। इसमें जो हमारी 4 धाम यात्रा 2026 जो होगी, उसको सकुशल और सेफ बनाने के लिए परिवहन विभाग अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, जिसमें हमारी बॉर्डर पे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी चेक पोस्ट जो लगेंगी, लगभग टोटल 7 चेक पोस्ट लगेंगी हमारी। और ग्रीन कार्ड जो सॉफ्टवेयर है, उसमें कस्टमाइजेशन के लिए लगभग हमारा काम पूरा हो चुका है। और इस बार 2 सुविधाएं हम इसमें देने जा रहे हैं। पहला, जो पेमेंट होगा वो QR कोड के थ्रू भी हो सकेगा, जो पहले सिर्फ नेट बैंकिंग के थ्रू होता है। और दूसरा, अगर किसी का ग्रीन कार्ड बन जाता है तो व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से उसके पास लिंक जाएगा और उसमें भी वो अपना ग्रीन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। कुंभ मेला 2027 से पहले साधु संतों के अखाड़ों में गुटबाजी देखने को मिली है। आपको बता दें कि हरिद्वार में मेला प्रशासन द्वारा आयोजित बैठक में महज 5 सन्यासी अखाड़ों के संत शामिल हुए हैं, जहां मीटिंग के दौरान महानिर्वाणी, निर्मल बैरागी और उदासीन अखाड़ों के साधु संत अनुपस्थित रहे हैं। गौरतलब है कि
प्रयागराज कुंभ मेले में अखाड़ा परिषद की गुटबाजी खुलकर सामने आई थी, जिसमें अखाड़ा परिषद, निरंजनी गुट और महानिर्वाणी गुट में दो फाड़ हो गया था। हालांकि मीडिया से बात करते हुए साधु संतों ने सभी 13 अखाड़ों में एकजुटता का दावा किया है और कहा है कि अगले मीटिंग में सभी अखाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कहना चाहूंगा कि हमारे श्री में दुर्गा दास जी महाराज है, मेरी उनसे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा महाराज जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं प्रयागराज में हूँ। ऐसे कई महात्माओं की अपनी अपनी दिक्कत थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। और जो आने वाला जो समय, जो आने वाली जो मीटिंग होगी उसमें सभी संत महात्मा उपस्थित होंगे। देखिए आज आपने देखा सभी अखाड़े बैठे, मैंने कहा ना सबसे बड़ा देश का अखाड़ा जूना अखाड़ा हमारे पचहरी जी महाराज बैठे हुए है। यहाँ आवान अखाड़ा बैठा हुआ है, आपने देखा होगा हमारा अग्नि अखाड़ा बैठा हुआ है। नासिक में अभी हमने अखाड़ों का पूजन करवाए थे और वहाँ सभी अखाड़ों में पूजन हुआ और यहाँ भी शीघ्र नवरात्रों के बाद कभी भी बैठक होगी और उस बैठक में जो इस बैठक में आपको नहीं दिख रहे हैं अगली बैठक में दिखेंगे। जो बिंदु थे जिसके बारे में आज ये बैठक बुलाई गई थी, एक तो हम लोग क्योंकि अब आगे जब जाएंगे तो लैंड अलॉटमेंट का है, फिर किस तरह से अमृत स्नान होने हैं, किस तरह से पेशवाइयाँ आनी है, उन सब पे पूरा डिस्कशन हुआ आज और काफी अच्छी बैठक रही और जितने भी सुझाव आए हमने ले लिए हैं और उसके आगे हम कार्रवाई। अभी काफी अखाड़े आए हैं यहाँ पे, ज्यादातर सारे अखाड़ों को हमने सूचना भी दे दी थी, लेकिन कुछ लोग इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि होली का भी टाइम है और दूसरा कुछ लोग कहीं बाहर भी थे। देहरादून में रिस्पना नदी किनारे बसी कॉलोनी के 114 परिवारों को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस जारी किया है। नोटिस में परिवारों से नगर निगम द्वारा बनाए गए आवासीय फ्लैट्स में जल्द शिफ्ट होने को कहा गया है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। एमडीडीए के उपाध्यक्ष वंशीधर तिवारी के अनुसार यह क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है और बरसात में जनहानि का खतरा रहता है। सभी लाभार्थियों को फ्लैट आवंटित किए जा चुके हैं। क्षेत्र खाली होने के बाद इसे ग्रीन एरिया के रूप में विकसित किया जाएगा। 114 परिवार हैं और वो लोग चूंकि जो फ्लड प्लेन एरिया यानी जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है उसमें रह रहे हैं और कभी भी बारिश के समय या बाढ़ के समय ये जीवन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जनहानि की आशंका है। तो सुरक्षित जगह पर नगर निगम के द्वारा उनको देने के लिए आवास बनाए गए हैं। उस आवास का आवंटन भी जो लाभार्थी उनको कर दिया गया है। इसके बावजूद कई बार हम लोगों ने कहा भी, नोटिस भी दिया एमडीए के स्तर से कि आप लोग मकान को जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में है उसको छोड़ करके जो आवंटित मकान है उसमें प्रवास करें, ताकि जहाँ पर रह रहे हैं उसको हम लोग एक ग्रीन एरिया के रूप में विकसित करेंगे और भविष्य में वहाँ पर कोई अतिक्रमण न हो। लालकुआ में फायर सीजन को देखते हुए तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर डिवीजन की टांड में रेंज अलर्ट मोड में है। वहीं आपको बता दें कम वर्षा कारण वनागिन की आशंका के चलते वन विभाग ने व्यापक तैयारियां की है। वहीं रेंजर रूप नारायण गौतम ने कहा है कि सभी B2 में अतिरिक्त फायर वॉचर तैनात किए गए हैं, फायर लाइन बनाए गए हैं और आग फैलने से रोकने के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। वहीं रेंज कार्यालय में क्रू स्टेशन स्थापित किया गया है। ये फायर सीजन हमारा शुरू हो चुका है 16 फरवरी से और हमारे द्वारा रेंज की जो मुख्य मार्ग हैं उसको चार तरफ 10-10 मीटर चौड़ी फायर लाइनें काटी गई हैं, प्लाटों की फायर लाइनें काटी गई हैं, जो जंगल वन मार्ग हैं उनके दोनों साइड फायर लाइनें काटी गई हैं और जो हमारे सागौन के एरिया हैं उसमें हम कंट्रोल बर्निंग कर रहे हैं। और हमारे द्वारा जो हमारी क्रू स्टेशन है सभी क्रू स्टेशन में 2-2 फायर वॉचरों की तैनाती कर दी गई है जो लगातार क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अगर कहीं कोई आग लगती है तो उस पर हम प्रभावी नियंत्रण करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, इस बार राज्य सरकार ने इस वनाग्नि को आपदा घोषित कर दिया है। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट दबा हर रोग दबा।
एक ही जगह। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। प्रख्यात आपका स्वागत है। टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के कीर्तिनगर ब्लॉक और देवप्रयाग में बढ़ते गुलदार संघर्ष को लेकर नरेंद्रनगर वन प्रभाग ने मलेथा स्थित एक निजी होटल में कार्यशाला आयोजित की है। तो वहीं इस कार्यशाला में वन विभाग की जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों और मीडिया विशेषज्ञों ने वन्य जीव मानव संघर्ष के समाधान पर चर्चा की है। बता दें कि इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष ममता देवी ने स्वच्छता और सतर्कता पर बल दिया है, जबकि विधायक विनोद कंडारी ने त्वरित प्रतिक्रिया टीम के गठन का मुद्दा विधानसभा में उठाने की घोषणा की है। जो ये आज बैठक वन विभाग नरेंद्रनगर ने जो द्वारा आयोजित की गई है, इसमें आज जो है यहाँ की जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था, क्योंकि आप देखिए कि वन्य जो गुलदार या चाहे भालू हो, इसके बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं और इसको हम किस तरीके से कम कर सकते हैं, इसको लेकर आगे एक वर्कशॉप आयोजित किया। मैंने कहा इस बात को मैं हमारे विधान दल की बैठक होती है, मैं उसमें रखूंगा, इसमें एक अलग टीम गठित की जाए। उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा, माननीय वन मंत्री से भी बात करूंगा, और ये बहुत ये पूरे टिहरी जिले की बात नहीं, पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि वो नई टीम जो इसके लिए स्पेशल एक जो फॉरेस्ट की टीम बनाई जाए, जो केवल इन जैसे गुलदार के संबंधित जो काम करे, क्योंकि इसमें फॉरेस्ट में सब होते हैं,
एक लिविंग विद लेपर्ड प्रोग्राम जो चला रहे हैं नरेंद्र नगर वन प्रभाग में 2021 से चला रहे हैं, इसमें कैसे हम जनमानस को समझाए, अवेयरनेस दिलाए कि लेपर्ड जो गुलदार है, जो यहाँ पे गुलदार और मानव का संघर्ष का घटना बढ़ रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए और कैसे हमारा व्यवहार चेंज करे ताकि ये घटनाएं कम होते जाए। इसका एक स्टेक होल्डर मीटिंग वर्कशॉप कराया गया था, जिसमें माननीय विधायक देवप्रयाग और हमारे जो नगर पालिका कीर्तिनगर नगर पालिका देवप्रयाग के भी अध्यक्षगण यहीं पे हमारे साथ सम्मिलित हुए और साथ साथ में हमारे जो वन पंचायत के अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य लोग हैं और टीचर्स और बाकी भी जनमानस जो यहाँ इस स्टेक होल्डर मीटिंग में सम्मिलित हुए। इसमें हमारे जो तितली ट्रस्ट है और WCS जो महाराष्ट्र का एक NGO है जो वहाँ पे बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं। देहरादून स्थित मुख्यमंत्री आवास में जनपद चंपावत से आए होलियारों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की है, उन्हें होली की शुभकामनाएं दी हैं। इस दौरान जय होलियारों ने कुमाऊं की पारंपरिक खड़ी और बैठकी होली को लोकगीतों का सुंदर गायन प्रस्तुत किया है। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री ने होलियारों का स्वागत करते हुए कहा कि उत्तराखंड की होली हमारी समृद्ध लोक संस्कृति और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने आगामी बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 9 तारीख से बजट संबंधी प्रक्रिया की शुरुआत की जा रही है और इस बार का बजट राज्य की जनता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। तो वहीं खास तौर पर युवाओं, किसानों, महिलाओं और समाज में हर वर्ग की जरूरतों को प्राथमिकता दी गई है। बजट फंड में इसकी शुरुआत की जा रही है और निश्चित रूप से राज्य की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित बजट होगा। इसमें नौजवानों से लेके, किसानों से लेके, महिलाओं से लेके हर वर्ग के ध्यान की चिंता करते हुए ये बजट को लाया जा रहा है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।